शुरू करें। जी सर। मित्रों, आज हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के विषय के ऊपर जो राष्ट्रव्यापी जन जागृति अभियान चल रहा है, उसी सिलसिले में आज हम यहां गुजरात की धरती पर अहमदाबाद में आए हुए हैं और यहां पर इस विषय पे वन नेशन वन इलेक्शन पर आना एक और अद्भुत और सुखद संयोग उत्पन्न करता है, क्योंकि आधुनिक वन नेशन के आर्किटेक्ट यानी एक देश के आधुनिक स्वरूप के भारत के आर्किटेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी भूमि के थे और इस वन नेशन को इस अमृत काल में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के आर्किटेक्ट यानी उसके शिल्पी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी धरती से हैं। और आज एक और सुखद संयोग है कि आज ही सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जी जो इस समय आज गुजरात के दौरे पर हैं, वो सूरत में 41,000 दिव्यांग जनों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त देने की योजना का प्रारंभ करेंगे और इसके द्वारा सूरत भारत का ऐसा पहला जिला बन जाएगा। अर्थात एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार देश के हर वर्ग को सशक्त करने में, मजबूत करने में और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कृत संकल्पित भी है और प्रयत्नशील भी है। दूसरी तरफ इस कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जो लोग कर रहे हैं, वो राष्ट्र के हर विषय के ऊपर राष्ट्र की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए, चुनाव लोकतंत्र में हृदय की धड़कन की तरह है, परंतु ये हृदय की धड़कन जल्दी जल्दी होने लगे तो हाई बीपी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस चुनाव को जो लोकतंत्र का पर्व है, अब पर्व भी अगर ज्यादा जल्दी जल्दी आने लगे तो कामकाज बाधित होने लगता है। तो इस दृष्टि से लोकतंत्र के इस पर्व और लोकतंत्र के हृदय की धड़कन को नियमित, व्यवस्थित और राष्ट्र के स्वास्थ्य के सुचारू संचालन के लिए करने के लिए ही हमारी सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने यह अवधारणा दी थी और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई जिसने अपने कुछ सुझाव दिए। और इस विचार का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत में हर नए परिवर्तन का विरोध किया है। ये लोग वो हैं, जब मुद्रा योजना की शुरुआत हुई इन्होंने कहा कि इतने अकाउंट्स खोले नहीं जा सकते। ये लोग वो हैं जिन्होंने कहा डीबीटी नहीं हो सकता। ये लोग वो हैं जिन्होंने कहा था जीएसटी लागू नहीं हो सकता। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा था भारत में डिजिटाइजेशन नहीं हो सकता। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब का संसद के अंदर दिया गया बयान है कि भारतीय लोग कम पढ़े लिखे हैं, टैक्स हैवी कम है, कैसे संभव है कि डिजिटाइजेशन हो जाएगा। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के जन जन की सामर्थ्य और सूझबूझ पर पूरा भरोसा था और आज जीएसटी सुचारू रूप से चल रहा है और डिजिटाइजेशन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के आया है और दुनिया में 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं, जो अमेरिका और चीन दोनों को मिलाने के बाद भी हम उनसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इस विषय के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन 4 कारणों से जरूरी है। नंबर 1 फंक्शनल, व्यवहारिक रीजन, नंबर 2 पॉलिटिकल, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल और नंबर 4 सोशल। तो फंक्शनल रीजन से इसलिए जरूरी है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो देश का सिस्टम काम करता है, यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगी। जैसे पिछला चुनाव हुआ, 1,35,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, सरकार के खर्चे में कमी आएगी। एक स्टडी के अनुसार जीडीपी में 1% तक का ग्रोथ हो सकता है यदि चुनाव साइमल्टेनियस होना शुरू हो, यानी साथ साथ होना शुरू हो। जो हमारे सुरक्षा बल लगते हैं चुनाव के समय, मुख्य रूप से उनका दायित्व लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, ना कि चुनाव करवाना। तो बार बार जो उनको इस कार्य में लगाना पड़ता है, उससे हटकर
एक बार वो इस कार्य को संपन्न कराने के बाद अपने दूसरे कार्यों की तरफ ज्यादा प्रोडक्टिव होकर देश के लिए काम कर सकेंगे। तीसरा कि उसमें जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से लेकर भिन्न भिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी, उनको भी एक बार काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो मूल रूप से जो उनका काम है उस पर वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अर्थात फंक्शनल दृष्टि से भारत की एक पूरे सिस्टम को बहुत बेहतर और सुचारू रूप से चलाने में यह वन नेशन वन इलेक्शन रोल प्ले कर सकता है। दूसरा है पॉलिटिकल। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कहा, यदि एक बार सारे चुनाव हो जाएं तो हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा है वो क्या है, गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और स्टेट दोनों है। किसी भी पार्टी की सरकार हो राज्य में, एक बार तय हो जाएगा कि ये मुख्यमंत्री रहना है तो 4.5 साल सब मन लगा के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं भी राज्यों के साथ मिलकर देश के विकास को आगे बढ़ाना चाहूंगा, मगर जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाह कर भी कोई राज्य सरकार हमारे अच्छे काम का भी समर्थन नहीं करती, विरोध करती है, और मुझे भी उस राज्य में जाकर उनकी कमजोरियां बतानी पड़ती हैं। अब यदि चुनाव एक ही बार में हो तो वही कमजोरियों को अकेले में बताकर और राज्य सरकार भी ईमानदारी से उस कमजोरी को समझकर सही ढंग से काम कर सकती, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। तो पॉलिटिकली ये देश की व्यवस्था के लिए बेहतर होगा। और एक और भी बात आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक राज्य में एक साथ होने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव था, लोकसभा के साथ ही उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र के चुनाव हुए, तीनों जगह गैर भाजपा सरकार बनी और हमें 303 सीटें मिली। 1999 में महाराष्ट्र में एक ही दिन चुनाव हुए और लोकसभा में हमें 10% अधिक वोट मिला विधानसभा के मुकाबले। तो यह कहना भारत के मतदाता के विवेक पर प्रश्न उठाना है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक दृष्टि से अगर कोई ये बात कहे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, संविधान निर्माताओं ने जब भारत में लोकतंत्र की कल्पना की तो उन्होंने तो नहीं कहा था अलग अलग इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने तो एक साथ ही पूरे देश में चुनाव की बात कही और 52 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव हुए। तो यदि कोई व्यक्ति इस पर संवैधानिक प्रश्न उठाता है, इसका मतलब संविधान निर्माताओं के मूल मंतव्य का वो मजाक उड़ा रहा है। दूसरा, एक दूसरे ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनली वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। कोई एमएलए या एमपी की सीट बीच में खाली होती है त्यागपत्र से अथवा उसकी मृत्यु से, तो एमएलए और एमपी का जो चुनाव होता है वो शेष बचे हुए टेन्योर के लिए होता है। ऐसा नहीं होता वो कहता आज से मेरे 5 साल शुरू हो गए, नहीं, वो बचे हुए कालखंड के लिए होता। मैं स्वयं जब पहली बार राज्यसभा आया तो स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी की मृत्यु से जो सीट खाली हुई उनके देहावसान से, तो मैं बचे हुए टेन्योर के लिए आया था। बहुत सी ऐसी चीजें। इसका अर्थ क्या हो गया कि संवैधानिक दृष्टि से एक डायमेंशन में इस समय भी वह व्यवस्था लागू है। तो राज्यों के स्तर पर लागू करने में जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स के दृष्टिकोण का भी अपमान कर रहे हैं और आज में जो व्यवस्था है उसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ही बार में सारे इलेक्टोरल रोल हो जाएंगे जो सारे चुनावों के लागू होंगे, तो चुनावी प्रक्रिया को भी और बेहतर बनाने में इस बात में सहयोग मिलेगा। और चौथा पॉइंट जो मैंने कहा सोशल, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव के समय एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है, जो बहुत से ऐसे तत्व जो कि देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करता है। और बार बार ये मौका आने पे उनके पास ये मौके बार बार मौजूद रहते हैं। यदि एक बार में चुनाव होगा तो मुझे लगता है इस ढंग की स्थितियां नहीं होंगी। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध जो नफरती बयानबाजी होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो गुजरात में है। 2007 में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया था, वहां से भारत की राजनीति में राजनीतिक बयानों के नीचे जाने की वह श्रृंखला शुरू हुई, जो 2014 में कांग्रेस के वर्तमान सांसद इमरान मसूद के द्वारा मोदी जी के लिए बोटी बोटी काटने जैसे घृणित शब्दों तक पहुंची। और 2022 के चुनाव में आपने ध्यान दिया हो, मधुसूदन मिस्त्री जी ने मोदी जी के लिए कहा था कि हम उनको औकात दिखा देंगे। वैसे गुजरात की जनता ने उनको औकात दिखा दी, वो एक अलग बात है। अभी आपने देखा दिल्ली के चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने पानी में, यमुना में जहर मिला दिया है। एक प्रांत के विरुद्ध दूसरे प्रांत में ऐसी नफरत फैलाने का प्रयास बहुत निंदनीय है। इस प्रकार का आरोप तो युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत पे नहीं लगाया। अब आप अभी देखिए, महाकुंभ इतने अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, परंतु उसके बाद जिस प्रकार की निंदनीय बयानबाजी हुई, वो किसने किया? लालू प्रसाद यादव जी ने कहा फालतू का कुंभ है क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है।
ममता बनर्जी जी ने कहा मृत्यु कुंभ है क्योंकि अगले साल चुनाव आ रहा है। आपने देखा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इतना अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है कि हर राज्य को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी और एक भाषा और सीखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मातृभाषा सीखिए और एक कोई भारतीय भाषा के बारे में और जानकारी लीजिए। मगर तमिलनाडु में से मुद्दा बनाया गया है क्योंकि आगे तमिलनाडु में अगले साल चुनाव आने वाला है। तो अर्थात यह हो गया कि जो लोग देश के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध विघटनकारी कार्य करना चाहते हैं उनके लिए यह मौके कम से कम हो जाएं। और ये वो लोग हैं जो, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के टॉप कंट्रीज में हमारा शुमार है। मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, एक बड़ा देश बताइए जहां इतनी फ्रीक्वेंसी पे चुनाव होते हों। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, चाइना में तो चुनाव होते ही नहीं है, वो एक अलग बात है। मैं एक बात ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा। चुनाव हुआ, लोग कहते चुनाव का मौसम है, मगर साहब भारत में तो स्थिति यह है कि मौसम कोई भी बदलता रहे, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, चुनाव का मौसम हमेशा साथ। कोई ऐसा मौसम ही नहीं जिसमें किसी न किसी एक बड़े राज्य में चुनाव ना हो रहा हो। तो यह भी देश के अंदर की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए समस्या क्रिएट करता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि वन इलेक्शन के खिलाफ वही लोग हैं जो वन नेशन के खिलाफ थे। जो लोग ये कहते हैं कि ये देश कभी एक देश था ही नहीं, ये दो देश तो मुगलों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया। जो कहते हैं इस देश में 22 नेशनलिटीज हैं, जो ये कहते हैं कि काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, वो लोग आज वन इलेक्शन के भी विरुद्ध हैं, चूंकि ये भारत की एकात्मता के हर प्रतीक के विरुद्ध है। आज इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो रामलला को अयोध्या में प्रणाम करने नहीं गए, जो कुंभ में स्नान करने नहीं गए, जो औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, वही वन नेशन वन इलेक्शन पर घमासान कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको भारत माता की जय और वंदे मातरम में सांप्रदायिकता नजर आती है और सरतन से जुदा के नारों में सेकुलर शांति नजर आती है। ये वही लोग हैं जो इस देश में समाज के अंदर टुकड़े टुकड़े करके एक या दो टुकड़े को लेकर कट्टरपंथी टुकड़े के साथ गठजोड़ करके सत्ता के एक टुकड़े पर कब्जा करना चाहते हैं। वही लोग वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के विरुद्ध हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक विचार रखा है देश के सामने, और हम यह भी कहना चाहते हैं यह विचार सामूहिक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठकर, और मैं उन लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि 1983 में चुनाव आयोग ने यह विचार दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 1989 में राजीव गांधी जी के समय, यानी इंदिरा जी के समय, यह विचार दिया गया। 89 में राजीव गांधी के समय लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो आप उस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? तो एक सकारात्मक प्रयास जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो भाषा, प्रांत, जाति, वर्ग के ऊपर इस देश को टुकड़े टुकड़े में रखना चाहते हैं, वही चुनाव को भी टुकड़े टुकड़े में रखना चाहते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार भारत में हर चीज को एकता के सूत्र में बांधकर व्यवस्थित ढंग से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ाना है। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद। आज राहुल गांधी प्रवास पे हैं, बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री है भरत सिंह सोलंकी, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मुझे लगता है आज ये भी देखिए एक संयोग है कि विकसित भारत के पथ पर
भारत के स्वर्णिम भविष्य के सारथी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस समय गुजरात में हैं और भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता, उम्र 55 की दिल बचपन का, और ये जहां पे पहुंचे वहीं पे, जिसे कहते हैं ना, जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहां तहां बंटा धार। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संभाला और 1951 से, यानी जनसंघ के जमाने से आज तक हम अपने 74 साल के इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने नेतृत्व संभाला और कांग्रेस 140 साल के अपने इतिहास के सबसे नीचे मुकाम पे है। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा है कि उनका ये विचार है, तो बहुत पुराना और बड़ा फेमस शेर है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। समा मोहम्मद का एक और बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि इस्लाम इज अ रिलीजन व्हिच इज वेरी साइंटिफिक एंड यू नो मैथमेटिक्स आल्सो केम फ्रॉम इस्लाम। मुझे लगता है कि इसके लिए बेहतर होगा कि वो लोग टिप्पणी करें जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में किसने बोला है? एटम बम का आविष्कार करने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, रॉकेट साइंस के फादर कहे जाने वाले वर्नर वॉन ब्राउन के गुरु हरमन ओबर्थ ने, इरविन शॉडिंगर की किताब व्हाट इज लाइफ जाके पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि किसने क्या लिखा। फिट्जे कैपरा का कोट लिखा, ये सब, इसमें तो कोई हिंदू नहीं है। और वैसे मैं किसी भी धर्म के प्रति, मजहब के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई, हमारा तो कुंभ जुपिटर के 12 साल की साइकिल के ऊपर होता है। क्या आप ये मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? एक बार इतना बता दें तो उसके बाद मुझे लगता है साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उन्हें सोच समझ के बोलना पड़ेगा। वैसे आपको एक और फैक्ट भी बता दूं, गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी दी गई थी कि उसने कहा था सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, या गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसके बाद उसने माफी मांगी और फांसी की सजा बच गई 1633 में। पर आपको पता है उसका नाम इन द लिस्ट ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द आइज ऑफ चर्च कब तक रहा है? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने हटवाया है। यानी 57 में हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंच गया स्पुतनिक, 61 में यूरी गैगरिन मनुष्य पहुंच गया अंतरिक्ष में, 69 में चांद पे पहुंच गया, 90 में सैटेलाइट आ गए, तब भी वो कन्विक्टेड क्रिमिनल आइज ऑफ चर्च में था। और ये जितने भी लोग भाषण देते हैं हिंदू धर्म के बारे में, इसमें से किसी से मैंने जरा चू या मुंह भी बोलते हुए नहीं सुना होगा इन सारे बातों में जो हम लोगों को साइंटिफिक होने का दावा करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में कोई फॉर्मेट चेंज होगा अमेरिकन राष्ट्रपति जैसा या इंडियन ही रहेगा? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है जिसमें कि सांसद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, और तो इसका जो मूल स्वरूप है वो यथावत रहेगा। बाकी व्यवहारिक स्वरूप के लिए कमेटी ने अपनी संस्तुति दी है, संसद में इस विषय के ऊपर निर्णय होगा, फिर जो भी होगा वो। सर, नेशनल प्रेसिडेंट के बारे में कई सारे तर्क, उनके नाम की घोषणा किन अवधि में होगी? कोई कह रहा है होली के बाद होगी, अभी 4-5 घंटे पहले ये बात है कि अब अप्रैल में जाएगी। कोई कंफ्यूजन है या प्रदेश की और निगाहें आपकी बढ़ रही है कि दक्षिण से लाएं, उत्तर से लाएं, कहाँ से लाएं? ये जब भी होगी आपको बिल्कुल त्वरित भाव से पता चलेगा। जैसे हमारे यहाँ एकदम डीबीटी होता है, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, तुरंत पता लगेगा। नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का 14 से हम देखते आ रहे हैं कि ये वो मुद्दा नहीं है। उस वक्त देखिए, यहाँ एक अंतर है जो इन्होंने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे यहाँ अंतर क्या है कि हमारे यहाँ लोग कयास लगाते हैं कि कौन बनेगा, और ये कयास इसलिए हमारे विपक्षी दलों को ज्यादा अखरता है क्योंकि वहां कयास लगाने की गुंजाइश ही नहीं होती। वहां तो जन्म के समय तय हो जाता है कि बस यही व्यक्ति नेतृत्व करेगा। हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था और चुनाव के बाद तय होता है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल उस कारण से ऐसा सोचते हैं, पर चिंता मत करिए। नेशनल के ऊपर गुजरात डिपेंडेंट है क्योंकि गुजरात में भी नाम बाकी आना है। तो नहीं, सारे राज्य अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपने अपने प्रदेशों का चुनाव कर रहे हैं। गुजरात में भी कल ही जिलाध्यक्षों का घोषणा हो गई, आगे वो भी होगी। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम प्रोसीजर तो भी नहीं, देखिए, इसमें हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिसे हम केवल मेजॉरिटी के आधार पर नहीं करना चाहेंगे।
हमें चाहेंगे सभी दलों की सहभागिता रहे। वैसे अभी तक जितने दलों से कंसल्टेशन किया गया है उसमें लगभग 70% से अधिक जो हमारे पास फीडबैक आए हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। जो विषय के विशेषज्ञों से, यानी जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, सोशल एक्सपर्ट्स हैं, वगैरह वगैरह हैं, इन सारे लोगों से जो किया गया है, तो उन लोगों ने भी लगभग 90% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया है। और अधिकांश राजनीतिक दलों में, जिसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये व्यवस्था अगर बनती है, व्यवस्था का प्रारूप क्या होगा इस पर डिस्कशन होगा, व्यवस्था बनती है तो अच्छा रहेगा। आप मानते हैं कि बिहार चुनाव से पहले इसमें सहमति कुछ बन जानी है या बन जाएगी? हमारा प्रयास रहेगा जितनी जल्दी हो सके उतना बन जाए। कर्नाटक में आज बजट में ये हुआ ऐलान कि वहाँ के जो इमाम होंगे मस्जिद के उनको 6,000 रुपये सैलरी जो है वो दी जाएगी। नहीं, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोगों के साथ यह अपेक्षा की जा सकती है। झारखंड में भी ये हुआ है कि देखिए सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, परंतु आप रमजान में कह रहे हैं 4 बजे छुट्टी हो जाएगी 1 महीने तक, तो भाई 1 महीने तक का मतलब हुआ 2 घंटे आप प्रतिदिन छोड़ रहे हैं। इसका मतलब 30 दिन में आपने 60 घंटे छोड़ दिए। इसका मतलब आपने तकरीबन उनको 8-9 दिन की फ्री छुट्टी दे दी। अब कल के दिन यह मेरे विचार से धार्मिक भावना का सम्मान और शासन, ये 2 विषय अलग अलग प्रकार से रहना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खूब खूब आभार। सर